हेलो दोस्तों। अगर एक कंपनी में सब एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड हो लेकिन उन्हें ये ही ना पता हो कि इंफॉर्मेशन किस रूट से पास करनी है, ऑफिस में किस चीज की जगह कहाँ है, और हर महीने नए एम्प्लॉय ना जॉब छोड़ के जा रहे हो, तो क्या वो कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हेनरी फ्योल ने अपने अगले 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया था। आज हम बात करेंगे उन प्रिंसिपल की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती है। करेक्ट। और एंड में मैं एक इजी मेमोरी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप सारे प्रिंसिपल कभी नहीं भूलेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। पिछले लेक्चर में हमने हेनरी फ्योल के पहले 7 प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझा था। वो प्रिंसिपल कौन कौन से थे जरा देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड रिम्यूनरेशन। आज हम रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर कंपनी का हर एक डिसीजन सिर्फ सीईओ ही ले तो क्या हर छोटा बड़ा काम टाइम पे हो पाएगा? नहीं। और अगर हर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से डिसीजन लेने लग जाए तो क्या डिसिप्लिन रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हेनरी फ्योल ने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल दिया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के पास ज्यादा होना, मीन्स मोर पावर। करेक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर को अलग अलग मैनेजर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में ना पिकनिक ऑर्गेनाइज हो रहा है तो प्रिंसिपल डेट अप्रूव करता है, लेकिन बस बुक करना, स्टूडेंट की लिस्ट बनाना, फूड अरेंज करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सब टीचर ही करते हैं। करेक्ट। यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रिंसिपल लेता है और बाकी डिसीजन डिफरेंट मैनेजर्स लेते हैं। इसी बैलेंस को हेनरी फ्योल सपोर्ट करते हैं। तो here is exam tip. Neither complete centralization nor complete decentralization is ideal. The right balance is important. Correct? नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल 9, स्केलर चेन। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय को सीईओ तक मैसेज पहुंचाना है, क्या वो डायरेक्टली सीईओ को कॉल कर लेगा? नॉर्मली नहीं। मैसेज पहले सुपरवाइजर के पास जाएगा, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर के पास, फिर जनरल मैनेजर के पास और फाइनली सीईओ तक। इसी ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं स्केलर चेन। जैसे ऑफिस में इंफॉर्मेशन का ना एक फ्लो होता है, देखिए, एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, मैनेजर, डायरेक्टर, देन सीईओ, यही है स्केलर चेन। स्केलर चेन इक्वल टू चेन ऑफ अथॉरिटी। करेक्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, ऑर्डर। हेनरी फ्योल कहते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी हर एम्प्लॉय का सही पोजीशन पे होना और हर रिसोर्सेस की सही जगह होना। जैसे अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिसिन अपनी फिक्स प्लेस पे ना मिले तो पेशेंट की ट्रीटमेंट डिले हो सकती। इसीलिए ऑर्डर, एफिशिएंसी और सेफ्टी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है इक्विटी। अब एक सिंपल क्वेश्चन, अगर एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय सेम काम करते हैं लेकिन मैनेजर एक एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है और दूसरे के साथ अनफेयर बिहेव करे, तो क्या एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे? नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हेनरी फ्योल का अगला प्रिंसिपल, इक्विटी। इक्विटी का मतलब है मैनेजर को हर एम्प्लॉय के साथ फेयरनेस, काइंडनेस और रेस्पेक्ट के साथ बिहेव करना चाहिए। करेक्ट। यानी ना किसी के साथ फेवरिज्म और ना ही किसी के साथ अननेसेसरी डिस्प्यूट। हर एम्प्लॉय को इक्वल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जैसे एक टीचर क्लास में 2 स्टूडेंट को सेम मिस्टेक के लिए मान लो अलग अलग पनिशमेंट दे दें, एक को इग्नोर कर दें और दूसरे को सिर्फ डांट दें, ठीक है, क्या स्टूडेंट के लिए ये फेयर होगा? नहीं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है फेयर ट्रीटमेंट। फेयर ट्रीटमेंट ट्रस्ट और मोटिवेशन को बढ़ाता है। करेक्ट। एक एग्जाम टिप है, इक्विटी इक्वल टू फेयरनेस प्लस काइंडनेस प्लस जस्टिस। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब सोचिए एक कंपनी में हर महीने एम्प्लॉय जॉब छोड़ देते हैं, है ना, नए एम्प्लॉय आते हैं, अब उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर वो भी चले जाते हैं, क्या कंपनी एफिशिएंटली काम कर पाएगी? नहीं। इसीलिए हेनरी फ्योल कहते हैं एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब मैनेजर को एम्प्लॉय टर्नओवर कम रखना चाहिए। एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना वैल्यूएबल एसेट होते हैं। करेक्ट। जैसे एक स्कूल में अगर हर साल टीचर बदलते रहे तो स्टूडेंट की पढ़ाई पे असर कैसा होगा? बुरा होगा। लेकिन एक्सपीरियंस टीचर लंबे समय तक अगर टिके रहे तो एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। करेक्ट। यही है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। एक इजी लाइन है, स्टेबल एम्प्लॉय इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस।
हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव, 13th प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल कहते हैं एम्प्लॉय को नए आइडियाज देने और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। करेक्ट। एक एम्प्लॉय सजेस्ट करता है कि अटेंडेंस रजिस्टर की जगह ना बायोमेट्रिक सिस्टम यूज किया जाए, इससे क्या है टाइम भी बचेगा और एरर भी कम होंगे। अगर मैनेजर उस आइडिया को अप्रिशिएट करता है तो एम्प्लॉय और भी इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं। करेक्ट। इसी को कहते हैं इनिशिएटिव। गुड मैनेजर एनकरेज न्यू आइडिया। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा प्रिंसिपल आता है एस्पेक्ट दी कॉर्प्स। अब आते हैं हेनरी फ्योल के लास्ट प्रिंसिपल पे। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इट इज ओरिजिन वर्ड ऑफ फ्रेंच। इसका मतलब है टीम स्पिरिट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी और ट्रस्ट, टीम वर्क को प्रमोट करते हैं। करेक्ट। एक फुटबॉल टीम में सब प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। गोल किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं होता, पूरी टीम की मेहनत से होता है। करेक्ट। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी तभी सक्सेसफुल होता है जब एम्प्लॉय एक टीम की तरह काम करे। तो एक मेमोरी लाइन है इसकी, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम। करेक्ट। ये लाइन एस्पेक्ट दी कॉर्प्स को याद रखने का सबसे इजी ट्रिक है। अब हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लिया है, सारे प्रिंसिपल्स को बहुत इजी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ। चलिए हम एक बार इसको ना रिवाइज कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, एस्पेक्ट दी कॉर्प्स। अगर आपको एग्जाम में सारे प्रिंसिपल ये याद रखने हैं तो ये ना एक ट्रिक है कोड लैंग्वेज में, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो फर्स्ट 7 जो प्रिंसिपल है उन्हें याद करने की ट्रिक है DADWSR। आप माइंड में ये कोड याद रखिए, DADWSR मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन। करेक्ट। अब लास्ट 7 जो हैं उनको याद करने का कोड है CSOESIE। क्या याद रखेंगे आप? CSOESIE मतलब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पेक्ट दी कॉर्प्स। तो एक बार ना ये 2 मेमोरी कोड अगर आपको याद हो गए तो पूरे 14 प्रिंसिपल याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एग्जाम में ना अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए इस टेबल के अकॉर्डिंग आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि डिफरेंस क्या है। आप एक ही चीज हमेशा याद रखिए, यूनिटी ऑफ कमांड में 1 बॉस और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में 1 गोल। करेक्ट। अब हम आते हैं अपने कुछ यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पे जो यूजीसी नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, हु इंट्रोड्यूस द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? FW टेलर, पीटर ड्रकर, हेनरी फ्योल या एल्टन मायो? करेक्ट आंसर इज C, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल प्रमोट फेयरनेस एंड जस्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्डर, इक्विटी, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन? आंसर इज B, इक्विटी, जैसा कि हमने पढ़ा है अभी। क्वेश्चन 3, द ऑफिशियल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज इक्विटी, इनिशिएटिव, स्केलर चेन या डिसिप्लिन? द करेक्ट आंसर इज C, स्केलर चेन, है ना, हमने अभी पढ़ा है एक चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल दैट एनकरेज एम्प्लॉय टू सजेस्ट न्यू आइडियाज इज इनिशिएटिव, ऑर्डर, रेम्यूनरेशन या यूनिटी ऑफ कमांड? द करेक्ट आंसर इज A, इनिशिएटिव। क्वेश्चन 5, which principle promote team spirit? Equity, stability of personnel, esprit de corps, discipline? The correct answer is C, esprit de corps. करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप बहुत इजीली कर पाओगे, जैसा कि मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझाया है प्लस एग्जांपल्स के साथ। करेक्ट। आपको शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन इक्विटी, व्हाट इज स्केलर चेन, explain initiative, what is esprit de corps, explain principle of order. Now
Come to the long question. Explain the last 7 principles of management. Differentiate between centralization and decentralization. Explain Henry Fayol 14 principle of management. अब एक मैं फाइनल एग्जाम्पल आपको देती हूँ. इमेजिन कीजिए कंपनी में काम स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड है. मैनेजर के पास अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सब डिसिप्लिन फॉलो करते हैं. हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस है, सब डिपार्टमेंट एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, एम्प्लॉय को फेयर सैलरी भी मिल रही है और रिस्पेक्ट भी मिल रही है. नए आइडिया को एनकरेज किया जाता है और पूरी टीम एक फैमिली की तरह काम करती है मिलके. ऐसी कंपनी में प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और लॉन्ग टर्म सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. यही हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का असली पर्पस है. करेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली और सक्सेसफुल बनाना. करेक्ट. सो फ्रेंड, आज हमने हेनरी फ्योल कंप्लीट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझा. ये चैप्टर यूजीसी नेट, बीबीए, एमबीए, बीकॉम और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है. अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से समझा है तो आपके कंसेप्ट और एग्जाम प्रिपरेशन दोनों स्ट्रांग हो गए हैं. तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से आपको सबसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल कौन सा लगा और क्यों लगा? तो इसका आंसर मुझे दीजिएगा. अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मैनेजमेंट विद उपासना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जहां हम टेलर और फेयर के बीच में मैनेजमेंट अप्रोचेस को कंपेयर करेंगे. करेक्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बाय बाय.